दोस्तों, बच्चों का स्कूल खुलने वाला है और एक बार दोबारा हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो स्कूल में जाएंगे। पर इसके साथ एक बात का बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि इतना टाइम गुजर जाने के बाद, इतना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आने के बाद, इतने बच्चों के अशिक्षित होने के बाद आज तक कोई भी राजनीतिक दल इस बात को लेकर के अभियान क्यों नहीं कर रहा है। कोई भी राजनीतिक दल इस बात को लेकर के जंतर मंतर पे क्यों नहीं बैठ रहा है। किसी भी राजनीतिक दल द्वारा इस मैटर पे आवाज़ क्यों नहीं उठाई जा रही है। कोई भी राजनीतिक संगठन जंतर मंतर पे अनशन क्यों नहीं कर रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी टुकड़े टुकड़े गैंग चिल्ला रहे हैं, कभी आज़ादी आज़ादी चिल्ला रहे हैं, सारे लोग चिल्ल पुकार मचाए हुए हैं, पर एजुकेशन को लेकर के कोई आवाज़ नहीं है। तो ये सब है क्या, चल क्या रहा है सब। गवर्नमेंटों को तो ध्यान देना चाहिए कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि विदेशी फंडिंग पे ये सब दुनियादारी हो रहा है। क्योंकि जिस समाज के साथ वो काम करते हैं, जिस समाज के साथ लीडर काम करता है, जो काम करने के बाद उनको वोट मिलना है, वो काम लीडर क्यों नहीं कर रहे हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि क्या अब इतना चेतना शून्य हो गया है कि वो अपने लोगों की बेसिक बात को नहीं बोलेगा। क्या जनप्रतिनिधियों को ये नहीं पता कि कोरोना के बाद कितने बच्चे स्कूल छोड़ दिए। क्या जनप्रतिनिधि इस बात से अवगत नहीं है कि कितने ही बच्चे हायर एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। हायर एजुकेशन तो दूर की बात है, लोअर एजुकेशन बच्चे नहीं ले पा रहे हैं। जिस तरीके से कॉलेज स्कूल शोषण कर रहे हैं वो बच्चे उस देश के अंदर जिसमें संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त एजुकेशन का प्रावधान रखा है, उस देश के अंदर बच्चों को स्कूल के बाहर निकाल दिया जा रहा है। वो ऐसे स्कूल के बाहर उन बच्चों को निकाल रहे हैं जो सरकारी स्कूल जमीनों पे बने हुए, जो सरकारी जमीनों पे बने हुए स्कूल हैं, वो बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दे रहे हैं। और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। आखिर आपने ज़मीनें दे दी, सब कुछ दे दिया, वो ज़मीनें पब्लिक की थी, मैनेजमेंट देखने के लिए आप लोग गए थे। जब ज़मीनें चली गई, उस पर स्कूल बना, अब सरकारी पैसे से बना, प्राइवेट किसको पता क्या डीलिंग है, कौन जानता है। पर जनता को तो पढ़ाई से मतलब है ना। बाबा साहब को इस बात से मतलब था कि हमारे देश के सभी बच्चे, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी मजहब, किसी भी पंथ, किसी भी भाषा के अनुयायी हों, उनके सभी बच्चों को 14 साल तक सरकार द्वारा मुफ्त एजुकेशन दिया ही जाएगा। तो उस कंडीशन में हमारे लीडर इस बात को सदन के अंदर क्यों नहीं उठाते कि अगर स्कूलों को आप बना नहीं सकते, टीचरों को अपॉइंट नहीं कर सकते, तो आप फीस क्यों नहीं पे कर रहे हैं बच्चों की। बच्चे स्कूल से बाहर कैसे हो जा रहे हैं। बच्चे स्कूल से बाहर नहीं हो रहे हैं, देश विकास से बाहर हो जा रहा है। विदेशी कंपनियों को अपने जब संपत्ति पे अधिकार देना, देश को विकसित करना नहीं है। यही काम ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी किया था हम लोगों ने, जो कई सौ साल तक कुर्रा खाए। और जिस तरीके से उनके अधिकारी बलात्कार का एक्सप्लेनेशन देते हैं डायरियों में कि कितने बलात्कार इस एरिया में किए गए और किस तरीके से क्या किया, किस तरीके से लूट किया, किस तरीके से क्या किया, एकदम प्रॉपर। बहुत बोलना भी एक बहुत निर्लज्जता वाली बात होती है, शर्म वाली। हालांकि एक जो ये आडंबर गढ़ा गया कि हिंदुस्तान गुलाम था, अंग्रेजों की भी 40 रियासतें थी, पर 40 जगह ही उन्होंने जो अत्याचार किया और जिस तरीके से उन 40 रियासत के लोगों को भंगी बना दिया उन्होंने, और उसके साथ जो लोग जुड़े थे उनके राज्यों को भी जिस तरीके से भंगी बनाया, और जिस तरीके से कल्चर का दमन किया, और जिस तरीके से सभ्यता को तार किया, और वहाँ जन्मे बच्चों के दिमाग पे जिस तरीके से उस अंग्रेजी हुकूमत ने असर डाला और उन बच्चों को नए बने हुए देश के शीर्ष पदों पे बैठाया और शीर्ष पदों पे बैठा करके इस देश की पूरी मानसिकता पर इफेक्ट डाल दिया, जिसका ये नतीजा है कि आज हर आदमी, मतलब मैक्सिमम आदमी अपने देश को लूटने में लगा है। जो मौका पा जा रहा है लूटने लग रहा है, जो मौका पा जा रहा है लूटने लग रहा है। लूट के कहाँ ले जाएगा पता नहीं। वो एक बात बताओ, जब कल्चर ही नहीं रहेगा, राष्ट्र ही नहीं रहेगा, तो तुम खुद भी रहोगे क्या। लीडरों को ये बात क्यों नहीं समझ में आता कि अगर एक बार उनके अनुयायी नहीं रहे और अगर एक बार ये बात सर्कुलेट हो गई कि उनकी ज़रूरत नहीं है, अगर आप सदन के अंदर आवाज़ नहीं उठाएंगे, देश चलता रहेगा, तो लोगों को भी तो ये महसूस हो जाएगा ना कि आपकी ज़रूरत देश को नहीं है। तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कोई ना कोई लीडरशिप, शीर्ष लीडरशिप ऐसा आएगा जो इस बात को सर्कुलेट करेगा मार्केट के अंदर कि इतने सदन में लोगों को भेज करके इतना खर्चा आता है, इतने अरब खरब का खर्चा आ रहा है, इसको बंद करो। एक आदमी रहेगा या डेवलपमेंट में लगेगा। पब्लिक तो डेवलपमेंट पे ही चल रही ना। जैसे अभी देखो ईस्ट इंडिया पार्ट 2, जब डलहौजी देश के अंदर आए, डलहौजी चाचा ने गोली नहीं चलाई। डलहौजी चाचा बड़े ही सामाजिक सौहार्द वाले आदमी थे। और डलहौजी चाचा ने टेक कैसे किया, उन्होंने राजाओं से ज़मीनी अधिकार ले लिए। ज़मीन तो ले ही नहीं सकते थे क्योंकि एक देश दूसरे देश में ज़मीन नहीं ले सकता, तो उन्होंने अधिकार लिए थे। अधिकार मतलब कि भाई
आपको इतना लगान मिलता है, इतने लगान पे आपको पूरा सेना रखना पड़ता है, रख रखाव रखना पड़ता है, फलाना है ठिकाना है। आप एक काम करो, इन ज़मीनों को मुझको दे दो लगान पर, 20 साल के लिए, 50 साल के लिए, 99 ईयर्स के लिए मुझे दे दो। मैं आपको साल का इतना पैसा दूंगा और इतने सिपाही आपके बंगले की ड्यूटी पर लगा दूंगा आपकी सेफ्टी के लिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब वो लोग भी मुस्कुरा करके कि चलो, अब वो आगे पीछे नहीं सोचे। अच्छा, हर जगह ये उनका दिमाग नहीं चला, हर जगह उनके बंधन गीत में भी इसीलिए पूरे हिंदुस्तान का नाम नहीं आता। चार्ल्स पंचम के बंधन गीत में भी पूरे हिंदुस्तान का नाम इसीलिए नहीं आता कि उस गीत में वही लोग शामिल हैं जो उनके अभिनंदन में नतमस्तक थे, जिन्होंने उनकी पॉलिसी को अपनाया। पॉलिसी को अपनाया कैसे? अब उन्होंने एक बार गलती से उनको टेक दे दिया कि भाई लो आप चलाओ। अब टेक तो दे दिया, पर जब तक राजा साहब थे तब तक तो हिसाब किताब ऐसा था ना कि भाई बारिश हो गई, लगान माफ़ हो गया, फसल खराब हो गई, लगान माफ़ हो गया, जंगली जानवर फसल चर गए, लगान माफ़ हो गया, घर में कोई प्रोग्राम है, फंक्शन है, लगान माफ़ हो गया। पर जो गोरे अंकल आए वो तो कुछ माफ़ करने वाले नहीं ना, वो खून चूसने वाले हैं। अब जहाँ 10 पैसा लगान देते थे, ज़मीन का रेट राजा ने 1 रुपये रखा था, वहाँ डलहौजी चचा उस ज़मीन का रेट 100 रुपया रख दिए और उसका जो लगान था वो 1 रुपया कर दिए। अब जिस चीज़ पे फसल ही 50 पैसे की हो रही है, उस पर 1 रुपये का लगान आप कैसे देंगे? आजकल यही चलन गाँव में चल गया है, देखने को आ रहा है। अच्छा, हर जगह हमारा लीडर कहीं बोल ही नहीं रहा है, ना उस जगह पे बोल रहा है, ना इस जगह पे बोल रहा है। सबसे बड़ी चीज़, एजुकेशन पे हमारा लीडर क्यों नहीं बोल रहा है? हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो एजुकेशन के इस मैटर को लेकर के सदन में क्यों नहीं जाते? वो क्यों नहीं बोलते कि सदन पे करे? आप क्यों नहीं चाहते कि आपका जो भी स्टूडेंट है, बाबा साहब के सपनों को आप क्यों चूर चूर करना चाहते हैं? बाबा साहब के सिद्धांत को आप क्यों मिटाना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि जो वो लोग जो बाबा साहब के नाम पे पार्टियां बना करके बैठे हैं, वो इस बात को क्यों नहीं बोलते? बाबा साहब ने ये बोला, बाबा साहब ने ये बोला, बाबा साहब ने इस बात को तो जोर देके बोला ना कि ये चीज़ होना ही चाहिए, तो वो क्यों नहीं हो रहा है? बाबा साहब के सपनों को साकार करें, सिर्फ उनके नाम पे पार्टियां ना बनाएं, सिर्फ झंडों पर उनका फोटो ना लगाएं। उनका बाबा साहब का फोटो दिलों में होना जरूरी है। एक ऐसा शख्स जो अपनी ज़िंदगी में शिक्षा पे जोर दिया, एक ऐसा शख्स जिसने अपनी महिला सशक्तिकरण पे जोर दिया, महिला सशक्तिकरण पर रिजाइन देने वाला पूरे सदन में। आज 70 साल से ये जो सिस्टम बना हुआ है, 70 साल से ज़्यादा हो गए, जो गणराज्य की स्थापना की गई है, तो इस गणराज्य में आज तक सिर्फ एक लीडर हुआ जिसका नाम है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो महिला सशक्तिकरण पे कानून नहीं बनवा पाए, महिला सुरक्षा पर, और उन्होंने रिजाइन कर दिया कि भाई जब यही नहीं कर पाऊंगा तो रही के क्या करूंगा। बाकी सारे लोग तो भाई सशक्तिकरण का तो ऐसा ऐसा एग्जाम्पल आता है कि आप देख लेंगे पुरानी सरकारों में तो तंदूर से निकाले गए, मतलब तंदूर से जाके पुलिस वाले बेचारे निकाल के लाए। और कंफ्यूज हो जाएगा आदमी, तंदूर में पता चला कुछ लोग समझ लिए भाई नेताजी शौकीन है, रोटी सेक रहे हैं, और कुछ अलग ही मैटर गुल खिला करके बैठे हुए। तो अच्छा, कानून भी जो बन रहे हैं वो प्रैक्टिकल नहीं बन रहे हैं, उसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा है। अब क्रियान्वयन क्यों नहीं हो रहा है? बाबा साहब ने जब एक बार बोल दिया कि 14 साल तक के हर बच्चे का फीस देना है तो देना है, सदन में जब उनकी फ़ोटो लगी है तो कम से कम इस मर्यादा का पालन करें, उनका सम्मान रखें, और हमारे लीडर इस बात को सदन के अंदर उठाएं, प्लीज़ इस बात को उठाएं। ये लीडरों के सम्मान की बात है, नहीं तो इस तरीके से करके लीडरों के ऊपर भी प्रेशर आ जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा कि ये फालतू का खाना खा रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इस बात का लीडरशिप गौर करे, ध्यान दे, और इस बात पे ये चिंता का विषय है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके ऊपर भी इस तरीके का कोई ट्रैप चल रहा है, जो मेंबर जा रहे हैं उनके ऊपर भी ट्रैप चल रहा है। अगर उस सदन में दिखाई नहीं देंगे, अपने एरिया की बात नहीं रखेंगे, कुछ नहीं रखेंगे, तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आज एक बंदा बैठा है, कल दूसरा बैठेगा, परसों तीसरा बैठेगा, संगठन नए नए आएंगे, कोई संगठन ऐसा आ जाए वो बोले कि भाई इतने सारे लोग बेकार हैं। अच्छा, पब्लिक भी मान जाएगी, अगर पब्लिक को ये आदत पड़ गया देखने का कि भाई जो लीडर हैं वो कुछ नहीं करते, खाली तनख्वाह लेते हैं, अगर उनके दिमाग में एक बार ये चीज़ बैठ गई तो फिर वो भी आपका साथ नहीं देंगे। अगर इस सिस्टम को ख़त्म किया गया तो साथ देंगे? नहीं देंगे कि हाँ ठीक है भाई, जब ऊपर से ही हो रहा है तो ऊपर वाला कर देगा। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान दें, खासतौर से ये आने वाला जो सत्र चालू होने वाला है उसमें बच्चों के लिए आप ज़रूर कुछ न कुछ करें। कुछ न कुछ करने जैसा नहीं, बच्चे देश हैं, बच्चे ही देश हैं, बच्चे ही देश का भविष्य हैं, बाकी कोई भविष्य नहीं, कोई देश नहीं, बच्चे ही राष्ट्र की संपत्ति हैं। आगे का जो बॉन्ड है वो बच्चे ही हैं, आगे का फिक्स डिपॉजिट भी वही हैं जो आज बच्चे दिख रहे हैं। तो प्लीज़
इस बात को समझें, हमारी लीडरशिप इस बात को समझे, सदन में इस बात को उठाए, कैसे भी करे, पर कोई भी बच्चा शिक्षा के बगैर नहीं रहना चाहिए। कोई भी बच्चा इस स्वतंत्र राष्ट्र में, एक ऐसे राष्ट्र में जिस राष्ट्र की नींव रखने वाला, जिस राष्ट्र के संविधान को रचने वाला शिक्षा का समर्थक हो, शिक्षा का पुरजोर समर्थक हो, जो शिक्षा पर ही अपने संपूर्ण थियोरी को आधारित करता हो, जिसने शिक्षा के प्रचार में ही अपने जीवन को लगा दिया हो, सिर्फ शिक्षा को ही महत्व दिया हो, उस व्यक्ति के सपनों को साकार करें, उसको सम्मान दें, साथ में इस मिट्टी को सम्मान दें कि इस पर पैदा होने वाला कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहेगा, कोई भी कारण हो। पैसा तो कभी ऐसा कारण नहीं होना चाहिए कि इस राष्ट्र का कोई बच्चा इसलिए अशिक्षित रह जाए कि उसके पास स्कूल में फीस भरने के पैसे नहीं हैं। ये नौबत तो किसी भी हाल में नहीं आनी चाहिए, किसी भी हाल में नहीं। ये इस राष्ट्र के लिए अपमान का विषय है, जहाँ लाखों करोड़ों का टैक्स आता है। हमारे पीएम जब चलते हैं, ये गर्व की बात है कि हमारे देश के जो प्रतिनिधि हैं, जो हमारा नेतृत्व करते हैं, वो करोड़ों करोड़ों के विमान में चलते हैं तो करोड़ों करोड़ों का तामझाम चलता है। इतना सामर्थ्य है हमारे में। ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास इतना पैसा है कि हम इस चीज़ को मेंटेन रखते हैं कि हमारी जो भी, चाहे उसको हम दबदबा बोल लें, चाहे रसूख बोल लें, चाहे हाव भाव बोल लें, चाहे प्रेजेंटेशन बोल लें, हम उसको मेंटेन रखने की क्षमता रखते हैं। तो जो देश अपने रसूख के लिए, अपने प्रभाव के लिए करोड़ों अरबों उड़ा सकता है, उसको उड़ाना नहीं बोलेंगे, उस खर्च कर सकता है, वो देश अपने बच्चों की फीस बहुत आराम से भर सकता है। तो प्लीज़ इस बात पे गौर करें, ख़ासतौर से सरकारें इस बात पे गौर करें, सरकारें खुद डायरेक्ट संज्ञान लें इस पर, वो किसी भी तरीके से करें। अगर वो स्कूल को नहीं बना सकती तो बच्चों की फ़ीस को भरें। और ये लूट, किताबों की लूट को तो एकदम बंद करा दें, इससे आप लोगों का बहुत नाम खराब होता है। मार्केट में हर आदमी बहुत गंदा सोचता है। जब आदमी फीस भरता है क्रेडिट कार्ड से, जब जेवर गहने गिरवी रख के लेडीज़ें जा कर के किताब खरीदती हैं बच्चों का, तो उनके मन से एक अलग सी आह निकलती है, एकदम अलग ही विचार आता है। तो आपका सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। आपका सम्मान आपकी कार्यशैली में निहित है। आपका जैसा कार्य होगा, पब्लिक उसी तरीके से आपके बारे में सोचेगी। तो प्लीज़ इस चीज़ पे आप कार्य ज़रूर करें। अपने राष्ट्र के बच्चों को कभी भी कमज़ोर ना होने दें, क्योंकि बच्चे कमज़ोर हो गए तो राष्ट्र कमज़ोर हो गया, और राष्ट्र कमज़ोर हो गया तो सभ्यता खतरे में आ जाती है। और सभ्यता खतरे में आना तो कोई भी नहीं पसंद करेगा, ना आप ना हम, यहाँ तक कि इस मिट्टी पे पैदा हुआ जानवर भी ये पसंद नहीं करेगा कि ये राष्ट्र कभी खतरे में आए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।